हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 10 मुझे प्यार हुआ था कहानी का। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर से जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों तक जरूर भेजें। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उसकी ये बात सुनकर आगे से देवव्रत ने बड़ो ही संजीदगी से सिर हिलाकर कहा, बेटा, झूठ बोलना यकीनन गलत है, लेकिन इंसान को झूठ से ज्यादा और झूठ के पीछे हुई छुपी नीयत को देखना चाहिए। तूने क्या कहा कि वो एक बड़ा अरबपति है, मिश्रा ग्रुप का बॉस है। तो तू खुद सोच बेटा, जो इंसान इस देश की सबसे बड़ा रईस हो, जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा हो, उसे क्या जरूरत पड़ी कि वो एक फटे हुए जूते पहनकर एक सूखी रोटी खाकर तेरे उस घास पर बैठे। उनकी ये बात सुनकर निया शांत हो गई। उसने ये बात तो सोची ही नहीं थी। तभी देवव्रत ने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, क्या उसने उस फटीचर रूप में तुमसे कोई पैसे मांगे? क्या उसने तुम्हारे रुतबे का फायदा उठाया? नहीं ना। उसने तो सिर्फ तुम्हारा प्यार मांगा। इसका मतलब वो इंसान तुम्हारी दौलत से नहीं, तुम्हारी रूह से प्यार करता है। वो शायद इस दिखावे वाली दुनिया से डरता होगा। शायद उसे लगता होगा कि अगर वो अपनी असली हैसियत के साथ दुनिया के सामने आएगा तो लोग उससे नहीं, उसके पैसों से प्यार करेंगे। उसने शायद एक सच्चा इंसान ढूंढने के लिए वो गरीब का मुखौटा पहना होगा। उनकी ये बात सुनकर निया ने डर कर कहा, लेकिन पापा, वो लाशें, वो बंदूकें, वो क्रिमिनल है। तभी देवव्रत ने निया की आंखों में झांक कर पूछा, बेटा, तुमने खुद कहा कि वो एक हॉस्पिटल में था। मुझे सच सच बताओ निया, क्या तूने उस किसी बेगुनाह को उसको मार दे देखा? क्या उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी कमजोर को सताने के लिए किया था? उनकी ये बात सुनकर आगे से निया के दिमाग में अचानक वो मंजर कौन गया। उसे याद आया कि लक्ष्य ने खून से सने उस हॉस्पिटल में किसी को मारा नहीं, बल्कि वो तो बहुत ही प्यार और फिक्र से साथ खून से लथपथ छोटी सी बच्ची और उस औरत को बचाकर एम्बुलेंस में लेकर जा रहा था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना खौफनाक अंडरवर्ल्ड गैंग नोवा गैंग से उन दो बेगुनाह औरतों को बचाया था। ये सब याद करके निया ने धीरे से अपना सिर ना में हिलाकर कहा, नहीं पापा, वो तो एक छोटी सी बच्ची है और एक औरत को उन गुंडों से बचा रहा था। उनकी यह बात सुनकर देवर्ष शर्मा के चेहरे पर एक बहुत ही गर्व से भरी मुस्कान आ गई। देवर्त ने निया के हाथ को अपने हाथों में थाम कर कहा, तो फिर तो क्रिमिनल कैसे हुआ मेरी बच्चे? जिस इंसान के पास असीमित ताकत हो, दुनिया की सबसे बड़ी फौज हो, और वो ताकत का इस्तेमाल एक अपने ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि एक अजनबी औरत और एक बच्ची की जान बचाने के लिए करे, तो वो इंसान क्रिमिनल नहीं, वो तो एक मसीहा होता है बेटा। वो एक फरिश्ता होता है। निया अपने पिता की इन बातों को सुनकर सुन पड़ गई। उसका वो भयंकर गुस्सा, वो नफरत अब एक बहुत ही गहरे सोच के भंवर में तब्दील होने लगी थी। तभी देवव्रत ने अपनी बात को खत्म करके आगे कहा, बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका झूठ बोलना सही था, लेकिन एक तरफा फैसला सुना देना भी किसी रिश्ते के साथ नाइंसाफी होती है। अगर उसने तुमसे इतना बड़ा सच छुपाया है तो उसके पास जरूर कोई बहुत बड़ी और जायज वजह रही होगी। तुम्हें उस इंसान को एक मौका जरूर देना चाहिए। तुम उससे दूर मत भागो। जाओ और उससे उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया था। देवर शर्मा ने बहुत ही खूबसूरती से अपनी बेटे के उस सच को, दूसरे पहलू को उसको दिखाया। हालांकि उन्होंने निया को यह नहीं बताया कि वो खुद लक्ष्य की इस सच्चाई के बारे में पहले से जानते थे। वो चाहते थे कि ये मसला लक्ष्य और निया आपस में सुलझाएं, ताकि उनके प्यार की नींव और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। उनकी ये बात सुनकर निया ने गहरी सांस ली। उसके पिता की बातों ने उसके दिल के घाव को एक बहुत ही रूहानी मरहम लगा दिया था। निया ने अपने आंसू पोंछे और कहा, आप सही कह रहे हैं पापा, मैं उससे दूर नहीं भागूंगी। वो क्रिमिनल है या फरिश्ता, ये तो मैं उससे मिलकर ही तय करूंगी। मैं कल उससे मिलूंगी और उससे हर एक सवाल का जवाब मांगूंगी। उसे मुझे अपनी वो सारी दुनिया दिखानी होगी जो उसने मुझसे छुपाई है। ये कहते हुए निया के अंदर अब वो रोने वाली
बेबस लड़की नहीं थी। अब उसके अंदर एक बहुत ही मजबूत, सच्चाई की तलाश करने वाली औरत जाग चुकी थी। उसकी यह बात सुनकर देवर्ष शर्मा ने मुस्कुराकर अपनी बेटी को गले लगा लिया। वो जानते थे कि कल तक के दिन में इन दोनों नौजवानों की जिंदगी का यह सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। वहीं उधर ग्लोबल लाइफ केयर हॉस्पिटल में रात अपनी सबसे गहरी चादर ओढ़ चुकी थी। लक्ष्य इन सब जज्बाती तूफानों से बिल्कुल अनजान अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। वो आईसीयू के बाहर एक स्टील की कुर्सी पर बैठा था। उसका वो लंबा काला ओवरकोट उसके कंधों पर था। उसकी आंखें आईसीयू के उस बंद दरवाजे पर टिकी हुई थी। अंदर बोस्टन से आई न्यूरो सर्जन्स की वर्ल्ड क्लास टीम माही के दिमाग की वो 10 करोड़ वाली दुर्लभ माइक्रो सर्जरी कर रही थी। सिया आईसीयू के शीशे से चिपक कर खड़ी थी, लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी मिस्टर सिंघानिया लक्ष्य के पास आकर खड़े हुए। सिंघानिया ने बहुत ही धीमी आवाज में उनको रिपोर्ट करके कहा, बॉस, नरेला की उस टेक्सटाइल मिल का नामो निशान मिटा दिया गया है। नोवा गैंग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वसीम भाई को हमने अपने सीक्रेट इंटेरोगेशन सेल में रख दिया। पुलिस को यह खबर पहुंचा दी गई है कि एक अंडरवर्ल्ड की आपसी गैंगवार थी। मिश्रा ग्रुप का नाम कहीं भी नहीं आएगा। उनकी यह बात सुनकर आगे से लक्ष्य ने बिना अपनी नजर हटाए सिर्फ अपना सिर हिलाकर कहा, गुड। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी का क्या स्टेटस है? तभी आगे से सिंघानिया ने तुरंत जवाब देकर कहा, पूरे हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है सर। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैंने ग्राउंड फ्लोर पर हुए नुकसान को भी रातों रात रिपेयर करने का ऑर्डर दे दिया। कल सुबह तक सब कुछ नॉर्मल लगेगा। ये सब सुनकर आगे से लक्ष्य ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। इसके बाद सिंघानिया वहां से चले गए। तभी लक्ष्य ने अपनी जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर निया की एक मुस्कुराती तस्वीर वॉलपेपर के रूप में लगी थी। उसको देखते ही लक्ष्य के होठों पर एक बहुत ही थकी हुई लेकिन मीठी सी मुस्कान तैर गई। लक्ष्य ने फोन की स्क्रीन को छूकर मन ही मन कहा, निया, आज का दिन बहुत खौफनाक था, लेकिन कल कल की सुबह बड़ी खूबसूरत होगी। कल मैं तुम्हारे पास आऊंगा निया। कल मैं तुम्हें अपना वो सारा सच बता दूंगा जो मैंने तुमसे छुपाया है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह फटी हुई शर्ट क्यों पहनता हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना बेइंतहा प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि तुम थोड़ी देर के लिए नाराज तो होगे, लेकिन मुझे तुम्हारे उस साफ दिल पर पूरा भरोसा है। तुम मेरी मजबूरी जरूर समझोगी। लक्ष्य की सांसें भारी हो रही थी। एक तरफ उसे अपने इस झूठ पर पछतावा हो रहा था, तो दूसरी तरफ उसे यह भी लग रहा था कि अगर उसने दौलत का सच पहले ही बता दिया होता तो शायद कभी निया उसके इतने करीब ही नहीं आती। लक्ष्य सोच रहा था कि वो कल कॉलेज के उसी नीम के पेड़ के नीचे निया को बुलाएगा। वो उसके हाथ में अपना हाथ लेगा, बहुत ही प्यार से उसे अपनी पूरी कहानी बताएगा। वो उसे बताएगा कि कैसे शिखा खुराना की जलालत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, कैसे उसके पिता ने प्यार के लिए इस अरबों के एम्पायर को ठोकर मार दी थी। लक्ष्य को पूरा यकीन था कि निया, जिसका दिल इतना साफ और समझदार है, वो उसकी इस कहानी को सुनकर उसे गले लगा लेगी। वो इसी तरह से आने वाली सुबह के ताने बाने बुन रहा था। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि निया पहले ही उसका वो खौफनाक, खून से सना हुआ शैडो चेयरमैन वाला रूप देख चुकी है, और उसका वो प्यार सा इकरार अब एक भयंकर गलत फहमी धोखे की आग में बदल चुका है। तभी आईसीयू का भारी कांच का दरवाजा धीरे से खुला। लक्ष्य अपने ख्यालों की दुनिया से झटके से बाहर आया और तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। अंदर से डॉक्टर माथुर और बोस्टन से आए हेड न्यूरोसर्जन्स डॉक्टर रिचर्ड्स बाहर निकले। उनके चेहरे पर जो पसीना और थकान थी, वो बता रही थी कि अंदर कितनी बड़ी मेडिकल जंग लड़ी जा रही है। लेकिन उनकी आंखों में एक सुकून भी था। तभी सिया, जो रात भर से रो रो कर बेहाल हो चुकी थी, वो तुरंत भागकर डॉक्टरों के पास पहुंची।
उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सिसक कर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, मेरी बच्ची, मेरी माँ ही कैसी है? सिया की आवाज में जिंदगी और मौत के बीच झूलने वाली तड़प थी। तभी आगे से डॉक्टर ने एक बहुत ही गहरी और संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, बधाई हो मिसेस सिया, चमत्कार हो गया। डॉक्टर रिचर्ड्स और उनकी टीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। माही के सिर की इंटरनल ब्लीडिंग्स को पूरी तरह रोक दिया गया है। सबसे बड़ी बात, जिस नई माइक्रो स्टेम सेल्स थेरेपी का हमने इस्तेमाल किया, उसने माही के दिमाग के उन टिश्यूज को भी रिपेयर करना शुरू कर दिया जो डैमेज हो गए थे और जो पुरानी बीमारी का कारण थे। ये कहते हुए डॉक्टर माथुर ने सिया के कंधे पर हाथ रखकर आगे कहा, अब आपकी बच्ची पूरे खतरे से बाहर है। जब वो होश में आएगी तो आप देखेंगे कि उसका दिमाग एक 3 साल की बच्ची की तरह नहीं, बल्कि अपनी उम्र के हिसाब से विकसित होना शुरू हो जाएगा। ये सर्जरी 100% सफल रही है। उनकी ये बात सुनते ही सिया के घुटनों में जैसे ताकत ही छिन गई। वो वहीं फर्श पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर ऐसे फूट फूट कर रोई जैसे वो वहां खड़े हर एक इंसान की आंखें नम हो गई हैं। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि एक माँ की उस अथाह खुशी के थे जिसने अपनी बच्ची को मौत के मुंह से वापस आते देखा था। वहीं लक्ष्य ने गहरी सुकून भरी सांस ली। उसकी 10 करोड़ की दौलत और उसकी ताकत आज किसी मासूम की जिंदगी बचाने के काम आ गई थी। तभी सिया घुटनों के बल रेंग कर लक्ष्य के पास आई। इससे पहले कि लक्ष्य कुछ समझ पाता, सिया ने अपना सिर लक्ष्य के पैरों पर रखकर कहा, लक्ष्य, तुम मेरे लिए भगवान हो। तुमने मेरी बच्ची को एक नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारी यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आगे से लक्ष्य तुरंत नीचे झुका। उसने बड़े ही सम्मान के साथ सिया को सहारा देकर उठाया। लक्ष्य की आंखों में भी नमी आ गई थी। उसने बहुत ही आत्मीयता से कहा, आप ये क्या कर रही हैं सिया मैम? आप मेरी बड़ी बहन के जैसी हैं। एक भाई ने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। माही सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है। आपको अब किसी के आगे सिर झुकाने की या किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लक्ष्य ने मिस्टर सिंघानिया को अपने पास बुलाया, जो थोड़ी दूर खड़े सिक्योरिटी का जायजा ले रहे थे। उसने सिंघानिया से कहा, सिंघानिया जी, सिया मैम और माही के लिए इस हॉस्पिटल का सबसे सुरक्षित आलिशान पेंट हाउस स्वीट तैयार करवाइए। अगले कुछ हफ्तों तक जब माही पूरी तरह से रिकवर नहीं कर जाती, ये लोग यहीं रहेंगे। इनकी हिफाजत में कोई कमी भी नहीं आनी चाहिए। उनका यह ऑर्डर सुनते ही सिंघानिया ने सिर झुकाकर कहा, यस बॉस। मैंने ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट की सिक्योरिटी को 3 गुना बढ़ा दिया। अब यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उनकी यह बात सुनकर लक्ष्य ने चैन की सांस ली। अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन लक्ष्य ने देखा रात के करीब 4 बज चुके थे। लक्ष्य ने सिया को आराम करने के लिए भेजा। माही को आईसीयू की खिड़की के बाहर एक बार जी भर कर देखा। वो छोटी सी जान अब एक बहुत बड़ी शांत लग रही थी। लक्ष्य ने ठान लिया था कि नोवा गैंग के बचे हुए हर गुर्गे को अपने बिलों से निकाल कर खत्म कर देगा, ताकि भविष्य में सिया और माही पर कोई आंच न आए। अपने सारे फर्ज पूरे करने के बाद लक्ष्य ने सिंघानिया से विदा लेकर कहा, मैं अब अपने रूम पर जा रहा हूँ सिंघानिया। सुबह मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। मेरे लिए ये सुबह बड़ी खास है। उसकी ये बात सुनकर आगे से सिंघानिया ने आश्चर्य से लक्ष्य की तरफ देखकर कहा, यूनिवर्सिटी? लेकिन बॉस, आप रात भर सोए नहीं। आप घायल हैं, आपको आराम की जरूरत है। अगर आप चाहें तो मैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, लक्ष्य ने हाथ उठाकर उन्हें बीच में रोककर कहा, नहीं सिंघानिया, मेरा आराम मेरी यूनिवर्सिटी में है। वहाँ कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं उसे और इंतजार अब करवा नहीं सकता। ये कहते हुए लक्ष्य हॉस्पिटल के पीछे वाले सीक्रेट वीआईपी एग्जिट से बाहर निकला और एक सादी सी गाड़ी में बैठकर मुखर्जी नगर की तरफ रवाना हो गया। इसी समय उधर दिल्ली के उस वीवीआईपी इलाके में स्थित शर्मा खानदान के उस आलीशान और भव्य बंगले में रात का वो आखिरी पहर एक भयंकर कश्मकश और आंसुओं के समंदर में डूब रहा था।
नेहा के कमरे की बत्तियां अभी जल रही थी। वह अपने उस विशाल मखमली किंग साइज बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसे लग रहा था कि जैसे वो कांटों की सेज पर बैठी हो। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, जो आज सुबह लक्ष्य के प्यार में चमक रही थी, अब आंसू से सूज कर लाल हो चुकी थी। कमरे के उस बड़े से कांच के झरोके के बाहर दिल्ली की सुनसान सड़कों को घूरते हुए निया का दिमाग किसी ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। लक्ष्य मिश्रा, मिश्रा ग्रुप का चेयरमैन, अंडरवर्ल्ड का बाप, किलर, फरिश्ता, इस शब्द निया के दिमाग में एक भयंकर तूफान पैदा कर रहे थे। उसने अपने पिता देवव्रत शर्मा की बातों को बार बार अपने जहन में दोहराने की कोशिश की। उसके पिता ने कहा था, अगर उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल एक बेगुनाह को बचाने के लिए किया तो क्रिमिनल नहीं फरिश्ता है। तुम्हें उसकी नीयत देखनी चाहिए बेटा। निया ने अपने कांपते हाथों से सिर को पकड़कर खुद से कहा, लेकिन पापा, झूठ तो झूठ होता है ना। उसने मुझसे मेरी सच्चाई, मेरी सादगी छीन ली। उसने मुझे एक ऐसे भ्रम में रखा जहां मैं फटे हुए जूतों पर तरस खा रही थी, और वो असल में उन जूतों के नीचे पूरी दुनिया को कुचलने की ताकत रखता था। निया की आंखों के सामने बार बार वो खौफनाक मंजर आ रहा था। हॉस्पिटल का वो शीशे का टूटा हुआ गेट, फर्श पर बिखरी लाशें, खून की वो बदबू, और फिर लक्ष्य की एंट्री। वो लक्ष्य जिसकी आंखों में हमेशा शराफत थी, और वो आज किसी खूंखार जानवर की तरह दहाड़ रहा था। आज रात वो टेक्सटाइल मिल में वसीम भाई की कब्रिस्तान बनेगा। लक्ष्य के शब्द निया के कानों में किसी डरावने सपने की तरह गूंज रहे थे। निया ने अपने पलंग के पास रखी टेबल से एक डायरी और पेन उठाया। वो अपने अंदर चल रहे इस भयंकर युद्ध को शांत करना चाहती थी। उसने रोकर डायरी के पन्ने पर लिखना शुरू किया। उसने डायरी में लिखा, मैं कल उससे मिलूंगी, मैं भागूंगी नहीं। मैं उससे वो हर सवाल करूंगी जिसने आज मेरी रूह को छलनी कर दिया है। सबसे पहले मैं उससे पूछूंगी, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्या मेरे प्यार को परखने के लिए तुम्हारा वो फटीचर रूप जरूरी था? क्या तुम्हारी वो दुनिया जहां खून, लाशें और कमांडो हैं, क्या उस दुनिया में मेरे जैसे एक साधारण लड़की के लिए कोई जगह है? तुमने मुझे उस खौफनाक सच से क्यों दूर रखा? क्या तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारी उस हैवियत को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी? यह सब लिखने के बाद रिया ने पेन को इतनी जोर से पन्ने पर दबाया कि डायरी का पन्ना फट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने रो कर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लक्ष्य, बहुत ज्यादा। मैंने तुम्हारे साथ एक छोटी सी नौकरी, एक छोटे से घर का सपना देखा था, लेकिन तुम तो पूरी दुनिया के मालिक निकले। क्या मेरा वो फटीचर लक्ष्य सच में मर चुका है? क्या अब मेरे सामने सिर्फ वो शैडो चेयरमैन खड़ा होगा? इस सब के बारे में सोचते हुए निया ने पूरी रात जागकर बिता दी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें नहीं झपकाई। वो बार बार बाथरूम में जाकर ठंडे पानी से अपना चेहरा धोती रही। आईने में अपनी सूजी हुई आंखों को देखती रही, खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करती रही। निया ने आईने में खुद को घूर कर एक अटल फैसला करके कहा, मैं कल उसके सामने नहीं रोऊंगी, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। उसे मुझे अपनी वो सारी दुनिया दिखानी होगी जो उसने मुझसे छुपाई है। इस सब के बीच सुबह के 6 बज चुके थे। सर्दियों की वो धुंध भरी दिल्ली में अपने आगोश में ले रही थी। सुबह की किरणें अभी अभी बादलों के पीछे छुपी थी, जैसे वह आज होने वाले उस बड़े से टकराव से डर रही हो। वहीं उधर मुखर्जी नगर के उस सीलन भरे कमरे में लक्ष्य पहुंच चुका था। उसने अपनी वो खून से सनी हुई शर्ट उतारी और कूड़ेदान में फेंक दिया। उसके सर के पिछले हिस्से पर जो घाव था, उसमें अभी भी दर्द था, लेकिन उसने उसे एक साफ कपड़े से पोंछ लिया। लक्ष्य ने बाल्टी के ठंडे पानी से स्नान किया। ठंडे पानी की बूंदें जब उसके शरीर पर पड़े घाव और नीले निशानों पर गिरी तो एक भयंकर जलन उठ गई। लेकिन लक्ष्य के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। यह मुस्कान आने वाली सुबह की थी, निया से मिलने की थी। उसने अपनी अलमारी खोली। वहां उसके कई महंगे डिजाइनर सूट रखे थे जो सिंघानिया ने भिजवाए थे।
लेकिन लक्ष्य की नजर उस पुरानी सूती और उधड़ी हुई शर्ट पर चली गई। लक्ष्य ने कुछ पल सोचा। उसने मन ही मन खुद से पूछा, क्या आज मुझे निया के सामने अपनी असली रूप में एक चेयरमैन की तरह जाना चाहिए? क्या मैं आज अपनी मर्सिडीज मैच में भी बैठकर यूनिवर्सिटी जाऊं? लेकिन फिर उसने अपना सिर ना में हिलाकर आगे कहा, नहीं, अगर आज मैं एक अमीर बनकर जाऊंगा तो निया को लगेगा मैं उस पर अपना रुतबा झाड़ रहा हूँ। मैं आज भी उसी फटे हाल रूप में जाऊंगा। मैं उसे बताऊंगा कि मेरे कपड़े जरूर फटे हैं, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। मैं उसे उसी नीम के पेड़ के नीचे उसे सादगी के साथ अपनी सारी सच्चाई बताऊंगा। फैसला करके लक्ष्य ने अपनी एक पुरानी हल्के नीले रंग की चेक वाली शर्ट निकाली, जिसका कॉलर थोड़ा घिसा हुआ था। उसने अपने वही पुराने फटे हुए जूते पहने। अपने आईने में खुद को देखा। वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा निया ने उसे पहली बार देखा था, एक बेबस लेकिन सच्चा गरीब स्टूडेंट। लक्ष्य ने अपना पुराना बैकपैक कंधे पर टांगा। उसने अपना फोन चेक किया। निया का कोई मैसेज नहीं था। लक्ष्य ने मन ही मन खुद से वादा करके कहा, और वो शायद सो रही होगी। कल मैंने उसे बड़ा परेशान किया था, आज मैं उसे दुनिया की सारी खुशियां दे दूंगा। यह बुदबुदाकर लक्ष्य अपने कमरे से बाहर निकला और पैदल ही यूनिवर्सिटी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में चाय की टपरी वाले ने आवाज देकर कहा, अरे लक्ष्य बेटा, आज चाय नहीं पियोगे? आगे से लक्ष्य ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं काका, आज मेरी जिंदगी की सबसे मीठी चाय मेरा इंतजार कर रही है। ये कहते वो मुस्कुराकर आगे की तरफ चल पड़ा। इसी समय उधर शर्मा बंगले में निया भी तैयार हो रही थी। रोज निया बड़े ही साधारण और सादे सूती सूट पहनती थी, लेकिन आज आज उसके अंदर एक बगावत थी। आज उसकी वो सादगी से नफरत कर रही थी जिसने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। निया ने आज अपने वार्डरोब में एक बहुत ही महंगा गहरे काले रंग का डिजाइनर कोट और पैंट निकाला। उसने अपने बालों को बिल्कुल सीधा किया। चेहरे पर एक सख्त ठंडा भाव ले आई, जो उसने अपने पिता के चेहरे पर बड़ी कारपोरेट मीटिंग्स के दौरान देखा था। आज निया कोई मासूम स्कॉलरशिप स्टूडेंट नहीं लग रही थी। आज वो देश के सबसे बड़े आईटी टाकून देवर्ष शर्मा की इकलौती और ताकतवर वारिस लग रही थी। आज वह अपने रुतबे से लक्ष्य मिश्रा के उस चेयरमैन वाले रुतबे को टक्कर देने के लिए तैयार हो रही थी। निया ने अपने महंगे गुची के शूज पहने, अपना डिजाइनर लेदर बैग उठाया और सीढ़ियों से नीचे आई। देवर शर्मा नाश्ते की मेज पर अखबार पढ़ रहे थे। अपनी बेटे का ये नया पावरफुल और सख्त अवतार देखकर वो एक पल के लिए चौंक गए। देवर्त ने हैरानी से पूछा, निया बेटा, आज तुम इस तरह? लेकिन तभी निया ने बिना कोई भावना दिखाए बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, पापा, जब सामने वाला इंसान अपनी हैसियत छुपाकर खेल खेल सकता है तो मुझे भी उसे अपनी हैसियत दिखानी होगी। आज मैं उस फटीचर लक्ष्य से नहीं, बल्कि मिश्रा ग्रुप के चेयरमैन लक्ष्य मिश्रा से मिलने जा रही हूँ। और एक चेयरमैन से बात एक वारिस ही कर सकती है। आगे से देवर शर्मा अपने बेटे का एक कॉन्फिडेंस देखकर अंदर से बड़ा खुश हुए। उन्होंने निया को ऑल द बेस्ट कहा। इसके बाद निया बंगले के बाहर आई। रोज वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए ऑटो या डीटीसी बस का इस्तेमाल करती थी, लेकिन आज उसने अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को आवाज देकर उसको ऑर्डर देकर कहा, मेरी ब्लैक रेंज रोवर निकालो और मेरे साथ 4 सिक्योरिटी गार्डियन चलेंगे। उसकी यह बात सुनकर गार्ड हैरान रह गई, लेकिन उन्होंने तुरंत आदेश का पालन किया। कुछ ही मिनटों में निया की चमचमाती काली रेंज रोवर आगे पीछे बाउंसरों की गाड़ियों के साथ पूरे शाही रुतबे और शहरन के साथ शर्मा बंगले से बाहर निकली और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस की तरफ मुड़ गई। वहीं उधर यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस सुबह सुबह हमेशा की तरह गुलजार हो रहा था। स्टूडेंट्स झुंड में खड़े बातें कर रहे थे। सर्द हवाओं के बीच कंटीन की चाय की खुशबू फैलती जा रही थी। तभी लक्ष्य पैदल चलकर कैंपस के मेन गेट पर पहुंचा। उसकी चाल में आज एक अजीब सा सुकून और उत्साह था। वो अंदर दाखिल हुआ और उसकी नजरें पागलों की तरह निया को ढूंढ रही थी। वो सीधा उस लॉन की तरफ बढ़ा जहां वो नीम का पेड़ था, लेकिन निया वहां बिल्कुल नहीं थी। ये देखकर लक्ष्य ने मन ही मन सोचा, शायद वो अभी तक आई नहीं। ये सोचकर वो वहीं एक पत्थर की बेंच पर बैठ गया। वो अपने दिमाग में बार बार वो लाइनें दोहरा रहा था,
जो निया से कहने वाला था। उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, निया, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी सच्चाई जो तुमसे छुपाई। लक्ष्य खुद से ही बातें कर रहा था, तभी कैंपस में एक अजीब सी हलचल हुई। यूनिवर्सिटी के मेन गेट से चार बड़ी बड़ी काली सिक्योरिटी गाड़ी सायरन बजाकर अंदर दाखिल हुई। उनके बीच में से एक चमचमाती ब्लैक रेंज रोवर चल रही थी। कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स जो कल तक अपनी छोटी मोटी कारों पर घमंड करते थे, वो सब साइड में हट गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आज कॉलेज में कौन सा वीवीआईपी या कोई पॉलिटिशियंस आ गया था। तभी गाड़ियों का खौफनाक काफिला सीधा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के पास आकर रुका। बाउंसर तुरंत बाहर निकले और उन्होंने आसपास की भीड़ को पीछे धकेलकर एक घेरा बना लिया। फिर एक बाउंसर ने बड़े ही अदब से रेंज रोवर का पिछला दरवाजा खोला। उस दरवाजे से जो लड़की बाहर निकली, उसे देखकर पूरे कैंपस की सांसें अटक गई। गहरे काले रंग का महंगा सूट, आंखों पर एक बहुत ही स्टाइलिश और महंगा सनग्लासेस, चेहरे पर एक ऐसा अथॉरिटी वाला एटीट्यूड जिसे देखकर कोई भी इंसान झुकने पर मजबूर हो जाए। ये निया शर्मा ही थी। कॉलेज के लोग जो उसे एक नॉर्मल, शरीफ और स्कॉलरशिप वाली लड़की समझते थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक लड़की ने चिल्लाकर कहा, अरे ये तो निया है। ये तो हमेशा सूती कपड़ों में ऑटो से आती थी। तभी दूसरे लड़के ने हैरानी से अपने दांतों तले उंगली दबाकर कहा, पागल है क्या? इसके पीछे की सिक्योरिटी देख। ये शर्मा परिवार की इकलौती बेटी है। ये गरीब कैसे हो सकती है? तभी निया ने अपने सनग्लासेस उतारे। उसकी आंखें सीधे उस नीम की पेड़ की तरफ देख रही थी। वो अपने बाउंसरों के साथ उस लॉन की तरफ भारी और सख्त कदमों से बढ़ने लगी। उधर नीम के पेड़ के नीचे बैठा लक्ष्य जब उसने इस शोर शराबे को सुना, तो उस भीड़ में से बीच में से निया को इस शाही और खौफनाक अवतार में अपनी तरफ आते देखा तो लक्ष्य के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने मन ही मन हैरान होकर कहा, निया, ये सिक्योरिटी, ये गाड़ियां और ये निया का रूप। लक्ष्य अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसका दिमाग किसी चक्रव्यूह में फंस गया था। जिस सादगी के नाम पर उसने निया से प्यार किया, वो सादगी आज दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स बांसुरों के पीछे छुप गई थी। तभी निया लक्ष्य के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों बीच के बीच कुछ कदमों का फासला रह गया था। एक तरफ लक्ष्य, वही उधड़ी हुई शर्ट, फटे हुए जूते और चेहरे पर एक भयंकर भ्रम। दूसरी तरफ निया, महंगा सूट, शाही रुतबा और आंखों में एक सर्द भेदने वाला गुस्सा। निया के बाउंसरों ने चारों तरफ से उस इलाके को घेर लिया ताकि कोई स्टूडेंट उनके करीब न आ सके। पूरे कैंपस में सन्नाटा छा गया। तभी लक्ष्य ने कांपती हुई आवाज में बहुत ही हैवानी से निया से पूछा, निया, ये सब क्या है? तुम इस तरह, ये गाड़ियां किसकी हैं? निया के होठों पर एक बहुत ही तीखी, व्यंग्यात्मक और दर्द भरी मुस्कान आई। उसने लक्ष्य की फटे हुई शर्ट को ऊपर से नीचे तक देखा। उस शर्ट को जिसने कल रात उसे प्यार दिया था, लेकिन आज उसे उस शर्ट से घिन आ रही थी। निया ने एक बहुत ही ठंडी, वजनदार आवाज में कहा, ये गाड़ियां मेरी है लक्ष्य। तुम तो जानते ही हो कि मेरे पिता श्री देवर शर्मा देश के सबसे बड़े आईटी टाइकून हैं। मैं शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की इकलौती वारिस हूँ। इसलिए मेरे जैसी लड़की के लिए इतनी सिक्योरिटी जो जरूरी है ना। जब तुम 200 कमांडोज की फौज लेकर घूम सकते हो, तो मेरे पास तो ये सिर्फ 8-10 लोग ही हैं। उसकी आवाज सुनकर लक्ष्य के सीने में किसी खंजर की तरह एक घुसपैठ हुई। लक्ष्य का मुंह खुला रह गया। उसकी दुनिया गोल गोल घूमने लगी। उसने हैरानी से कहा, हाँ, मैं जानता हूं कि तुम एक अरबपति की बेटी हो, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम एक सिंपल लड़की हो। तुमने स्कॉलरशिप पर एडमिशन लिया। तुम मेरे साथ उस घास पर सूखी रोटियां खाती थी। तुम्हें तो इस दिखावे से नफरत थी ना? लक्ष्य की आवाज में एक भयंकर धोखा खाने का दर्द छलक रहा था। तब एनिया ने एक कदम आगे बढ़ाकर लक्ष्य की आंखों में सीधा देखकर कहा, हाँ लक्ष्य, मैंने अपनी हैसियत इसलिए छुपाई थी क्योंकि मुझे उन लड़कों से नफरत थी
जो मेरे पैसों से प्यार करते थे। मैं एक ऐसा इंसान ढूंढना चाहती थी जो मेरी रूह से प्यार करे, जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, जो ईमानदार हो। और मुझे लगा था कि मैंने वो इंसान ढूंढ लिया है। ये कहते हुए निया की आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने अपने गुस्से को काबू में रखकर कहा, मैंने तो अपना सच तुम्हें बता दिया था लक्ष्य, लेकिन तुमने तुमने मुझसे अपनी सच्चाई छुपा कर रखी लक्ष्य। उसकी ये बात सुनकर लक्ष्य की सांसें तेज हो गई। उसे समझ आ गया कि निया किस सच की बात कर रही है। लक्ष्य ने हकलाकर अपनी सफाई देने की कोशिश करके कहा, निया, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। आज मैं तुम्हें सब कुछ, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, निया की तेज आवाज पूरे लोन में गूंज गई। उसने गुस्से में अपना हाथ हवा में उठाकर कहा, चुप रहो, बोलना बंद करो लक्ष्य। कल रात कल रात मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उसके ये बात सुनकर लक्ष्य सुन पड़ गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ कर पूछा, क्या? कल रात तुमने क्या देखा? तभी निया एक कदम और लक्ष्य के करीब आई। उसकी आवाज अब एक खौफनाक फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। उसने फुसफुसा कर कहा, मैंने उस हॉस्पिटल का उस शीशे का टूटा हुआ गेट देखा लक्ष्य। मैंने वहां फर्श पर बिखरी लाशें दर्जने देखी। मैंने उन काले कपड़े पहने हथियारों से लैस कमांडोज को देखा, जो उस मौत के तांडव के बीच खड़े थे। ये कहते हुए निया की आंखें लक्ष्य के चेहरे के हर भाव को पढ़ रही थी। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, और मैंने मिस्टर सिंघानिया को देखा लक्ष्य, मिश्रा ग्रुप के चीफ लीगल एडवाइजर। मैंने देखा कि कैसे देश के उस सबसे खूंखार एडवांस प्राइवेट आर्मी तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़ी थी। मैंने सुना है कि मिस्टर सिंघानिया ने तुम्हें बॉस कहकर पुकारा था। उसकी ये बात सुनकर लक्ष्य के पैरों तले की जमीन मानो पूरी खिसक गई थी। उसकी वो सारी प्लानिंग, वो सारे सपने कि वो निया को आराम से सब समझाएगा, वो सब एक ही झटके में राख हो गए। निया उसका वो सबसे खूंखार रूप पहले ही देख चुकी थी, जिसे वो खुद भी याद नहीं करना चाहता था। तभी निया ने लक्ष्य के कॉलर को अपने हाथ में कसकर पकड़कर कहा, बताओ मुझे, कौन हो तुम? ये फटी हुई शर्ट, ये घिसे हुए जूते, क्या ये सब नाटक था? क्या तुम भी उसी दौलत और उस खूनी खेल के हिस्सेदार हो जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ? तुम कोई गरीब स्टूडेंट नहीं हो लक्ष्य। तुम मिश्रा ग्रुप के और रहस्यमय चेयरमैन होना, तुम एक क्रिमिनल होना। निया की आवाज में दर्द और नफरत का ऐसा सैलाब था जो लक्ष्य को अंदर तक चीर गया था। लक्ष्य की आंखों में अब आंसू आ गए। उसने निया के उन कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में बहुत ही नरमी से पकड़ लिया, जो उसका कॉलर पकड़े हुए था। लक्ष्य ने बहुत ही भारी, टूटी हुई लेकिन बड़ी सच्ची आवाज में कहा, हाँ निया, मैं मिश्रा ग्रुप का चेयरमैन हूँ। मैं वो इंसान हूँ जिसके इशारे पर वो कमांडो चलते हैं, लेकिन मैं कोई क्रिमिनल नहीं निया। मैं किलर नहीं हूँ। ये कहते हुए लक्ष्य ने गहरी सांस ली। आज उसे वो सब कहना था जो उसके दिल में सालों से दबा हुआ था। उसने महसूस किया और आगे कहा, तुम्हें लगता है कि मैंने ये फटी हुई शर्ट का नाटक किया? नहीं निया, ये वो कपड़े हैं जिनमें मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जलालत सही। मेरे पिता ने प्यार के खातिर ये सारा एम्पायर ठुकरा दिया था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक झुग्गी में भूख और गरीबी में काटी है। मुझे दौलत रातों रात मेरे दादाजी की मौत के बाद मिली थी। ये कहते हुए लक्ष्य की आवाज अब गूंजने लगी। उसने निया की आंखों में देखकर आगे कहा, जब मुझे ये ताकत मिली तो मैंने इसे अपने अहंकार का जरिया नहीं बनने दिया। मैंने इसे अपनी ढाल नहीं बनाया। मैं इस फटी शर्ट को इसलिए नहीं छोड़ पाया क्योंकि मैं भूलना नहीं चाहता था कि गरीबी का दर्द क्या होता है। मैं उस दिखावे की दुनिया से दूर रहना चाहता था। मैं तुम्हारे जैसे ही एक सच्चा इंसान ढूंढ रहा था निया, और मुझे तुम मिल गई। उसकी यह बात सुनकर निया के हाथ लक्ष्य के कॉलर से ढीले पड़ने लगे। लक्ष्य की सच्चाई उसकी आंखों से छलक रही थी। तभी लक्ष्य ने अपनी आंखें बंद करके आगे कहा, और कल रात जो तुमने देखा निया, कल रात वो खूनी खेल मैंने अपने मजे के लिए नहीं खेला था। वसीम नाम के एक दरिंदे ने
सिया मैम और एक 10 साल की मासूम बच्ची को किडनैप किया था। उसने उस बच्चे का सिर दीवार पर पटक कर फोड़ दिया। अगर मैं उस वक्त अपनी ताकत अपने उस क्रिमिनल वाली दुनिया का इस्तेमाल नहीं करता तो आज वो दोनों जिंदा नहीं होते। मैंने एक राक्षस को मारा है ताकि कोई मासूम न मरे। लक्ष्य की बातें सुनकर नेहा का वो सारा गुस्सा, वो सारा एटीट्यूड जो वो घर से सोच कर आई थी, वो एक बर्फ की तरह पिघलने लगा। उसे अपने पिता की वो बात याद आ गई, अगर उसने ताकत का इस्तेमाल किसी को बचाने के लिए किया है तो वो फरिश्ता है। तभी लक्ष्य ने नेहा के हाथ छोड़ दिए, 2 कदम पीछे हटकर कहा, तुम सही कह रही हो नेहा, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैंने तुम्हें अपनी असली पहचान नहीं बताई। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे उस प्यार के काबिल नहीं हूँ, अगर तुम्हें मेरी दौलत और मेरी इस काली दुनिया से नफरत है, तो मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तुम अपने इस शाही महल में वापस जा सकती हो। मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। ये कहते हुए लक्ष्य की आवाज भर्रा गई। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। लॉन में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो सिर्फ हवा की सरसराहट से टूट रहा था। बाउंसर, स्टूडेंट और सब होकर अवाक ये इस ड्रामे को देख रहे थे। वहीं आगे से निया कुछ देर तक चुप खड़ी रही। उसके अंदर का तूफान अब शांत हो चुका था। उसने लक्ष्य को देखा। वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था, लेकिन इस वक्त वो उसके सामने एक हारे हुए, रोते हुए बच्चे की तरह सिर झुकाए खड़ा था। निया ने अपने महंगे सनग्लासेस को जमीन पर फेंक दिया, अपने उस शाही एटीट्यूड को झटक दिया। धीरे धीरे कदम बढ़ाकर लक्ष्य के बिल्कुल करीब आ गई। निया ने अपने दोनों हाथ बढ़ाए, लक्ष्य के उस झुके हुए सिर को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। निया ने फूट फूट कर रो रो कर कहा, पागल हो तुम लक्ष्य, मैं कैसे तुम्हें छोड़ सकती हूँ। तुमने मुझे अपनी गरीबी का सच नहीं बताया। हम दोनों तो एक ही जैसे हैं। हम दोनों इस दिखावे की दुनिया से भागकर एक सच्चा इंसान ढूंढ रहे थे। उसकी यह बात सुनकर लक्ष्य ने अपनी आंखें खोली। उसे यकीन नहीं हो रहा था निया ने उसे माफ कर दिया है। तभी निया ने लक्ष्य का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, मैं तुम्हारे उस खौफनाक रूप से डर गई थी लक्ष्य, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि वो खौफनाक रूप सिर्फ उन दरिंदों के लिए है जो बेगनाहों को सताते हैं। मेरे लिए तुम आज भी वही मेरे फटीचर लक्ष्य हो, जिसके साथ मैं सूखी रोटियां खाकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर लक्ष्य की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। उसने निया को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। लक्ष्य ने रोकर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ निया, मैं तुम्हारे बिना मर जाता। तभी आगे से निया ने मुस्कुराकर लक्ष्य के आंसू पोंछ कर कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लक्ष्य, मेरे चेयरमैन साहब। उस दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे दुनिया के दो सबसे ताकतवर और बड़े अरबपतियों के वारिसों ने एक दूसरे को उस रूप में स्वीकार कर लिया था जो दौलत से कोसों दूर सिर्फ एक सच्ची रूह की गवाही देता था। एक ऐसा प्यार जिसने झूठ की राख से उठकर सच्चाई का आसमान छू लिया। खेल अभी बाकी था। दुनिया को अभी लक्ष्य मिश्रा का असली रूप देखना बाकी था। लेकिन अब इस जंग में लक्ष्य अकेला नहीं था। उसकी ढाल बनकर निया शर्मा उसके साथ खड़ी थी। अब क्या करेंगे ये दोनों मिलकर, जानेंगे अगले एपिसोड में। कल तक के लिए दोस्तों, कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहें।